आज हम करेंगे यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड में देखो तीसरा चैप्टर है आपका प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिरोधी माध्यम में गुरुत्व के अंतर्गत कोई कण गिर रहा हो तो उसका वेग कभी भी एक विशेष मात्रा से अधिक नहीं हो सकता। देखते हैं, देखो मान लीजिएगा कोई एक कण है जिसको ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर एक माध्यम में गिराया जाता है। तो माना एक m सेंटी के कण को प्रतिरोधी माध्यम में जिसका प्रतिरोध वेग की घात n या v की पावर n के समानुपाती है, v की पावर n के समानुपाती है। में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिराया जाता है। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिराया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, माना कि एक m सेंटी का कण मतलब द्रव्यमान m कण का, इसको एक प्रतिरोधी माध्यम में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिराया जाता है और प्रतिरोधी माध्यम का प्रतिरोध क्या होगा, वेग की घात n के समानुपाती है, यानी v की पावर n के समानुपाती है। तो इस माध्यम में कण को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिराया जाता है। तो देखिएगा, मान लिया सपोज कण t समय पश्चात इस बिंदु P पर पहुंच जाता है, तो बिंदु P पर कण की गति का समीकरण हम लोग लिखेंगे। तो माना ये बिंदु O से गिराया गया है इसको, तो माना t समय पश्चात कण बिंदु P पर है जहां OP इक्वल टू x है। ठीक है, मान लें कि t समय पश्चात जो कण है वो बिंदु P पर पहुंच जाता है और जहां OP इक्वल टू क्या है भाई, x है। अब ये OP इक्वल टू x है, अब बिंदु P पर कण की गति का समीकरण हम लोग लिख रहे हैं। इसलिए बिंदु P पर कण की गति का समीकरण, बिंदु P पर कण की गति का समीकरण देखते हैं। बिंदु P पर कण की गति का समीकरण क्या होगा भाई, बिंदु P पर जो त्वरण होगा, त्वरण जो हो जाएगा m d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू, बल को लिख दिया अपने द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो m d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू। अब देखते हैं यहाँ पर एक तो जो गुरुत्वीय त्वरण है वो नीचे की ओर कार्य करता है हमेशा, तो इस बिंदु P पर एक बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है mg। एक इसमें जो प्रतिरोधी बल है वो कार्य करेगा और प्रतिरोधी जो बल होगा वो हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो चूंकि कण नीचे की ओर गिर रहा है तो देखो इसमें दो बल हो गए, तो mg हो गए और एक होगा m के v की पावर n, भाई v की पावर n के समानुपाती था, इसलिए एक अचर से गुणा करेंगे इसको, के v की पावर n हो जाएगी तो त्वरण, तो बल हो जाएगा m के v की पावर n। और ये गति के विपरीत दिशा में होता है, तो कण नीचे की ओर गिर रहा है तो ये ऊपर की ओर कार्य करेगा, तो ऊपर की ओर कार्य करेगा तो आ जाएगा माइनस m के v की पावर n। तो और ये m d2x अपॉन dt स्क्वायर, अब ये बन जाएगा अपने पास में d2x अपॉन dt स्क्वायर, और इस d2x अपॉन dt स्क्वायर को आप लोग dv अपॉन dt भी लिख सकते हैं इक्वल टू
बचेगा g माइनस के v की पावर n, तो इक्वल टू, इसमें से अगर k को कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा g बटा के माइनस v की पावर n। अब इसको देखिएगा जरा, जैसे जैसे v का मान बढ़ेगा, यानी कि वेग जैसे जैसे बढ़ेगा, तो v का मान आप जैसे ही बढ़ाएंगे तो v की पावर n का मान भी तो बढ़ेगा, तो v का मान बढ़ेगा तो v की पावर n का मान बढ़ेगा, और v की पावर n का मान जैसे ही बढ़ेगा तो यह माइनस है, इसका मतलब क्या होगा कि जो dv अपॉन dt है इसका मान घटता जाएगा, यानी कि, और लिख देता हूं एक बार तो, इसलिए अब जैसे जैसे v का मान बढ़ता है, जैसे जैसे v का मान बढ़ता है तो v की पावर n भी बढ़ता है, तब v की पावर n भी बढ़ता है। और जैसे ही v की पावर n बढ़ेगा तो ये जो dv अपॉन dt है, जो त्वरण है, इसका मान क्या होता है, घटता जाता है। तब त्वरण का मान, तब त्वरण का मान घटता जाता है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव, तो त्वरण का मान घटता जाता है। अब त्वरण कम होता जा रहा है, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये जो त्वरण है ये आपके पास में हो जाएगा 0, और 0 कब हो जाएगा, देखो अब dv अपॉन dt को आप जैसे 0 करेंगे तो v की पावर n, इसको हल करेंगे आप लोग जैसे, तो v की पावर n बराबर हो जाएगा g बटा k के, तो यहां से आपके पास में जो v का मान है, v का मान हो जाएगा g बटा k, और इसकी घात 1 बटा n, ऐसा ही होगा ना भाई। dv अपॉन dt को 0 करिए तो ये बराबर 0 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, g बटा के माइनस v की पावर n इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो v की पावर n इक्वल टू g बटा के, तो v का मान आ जाएगा g बटा k की घात 1 बटा n। तो जैसे ही v का मान g बटा k की घात 1 बटा n होगा, त्वरण आपके पास में जाएगा 0। तो v इक्वल टू g बटा k की घात 1 बटा n पर त्वरण शून्य हो जाता है, त्वरण शून्य हो जाता है, और ये जो वेग है इसको अपन अंतिम वेग कहते हैं, तथा अब इसको मैं कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर दिया, तो कैपिटल V इक्वल टू g बटा k की घात 1 बटा n, कण का अधिकतम वेग, ये कण का अधिकतम वेग है ना, अधिकतम वेग है, और इसके बाद में जो कण है एक अचर वेग से गति करता है, तथा इसके बाद कण एक अचर वेग से गति करता है, इसके बाद कण एक अचर वेग से गति करता है, कण एक अचर वेग से गति करता है ना, इसके बाद में कण अचर वेग से गति करने लग जाता है, तथा v को अपन v को अंतिम वेग या चरम वेग भी कहते हैं, v को अंतिम वेग या चरम वेग भी कहते हैं, ठीक है। तो कण v को अंतिम वेग या चरम वेग भी कहते हैं। तो हमने बता दिया कि कण का जो वेग है वो कभी भी एक विशेष मात्रा से अधिक नहीं हो सकता, और वो विशेष मात्रा ये आ गई आपके पास में कि कण का जो वेग है वो कभी भी g बटा k की घात 1 बटा n से अधिक नहीं हो सकेगा। ये क्या होगा, कण का अधिकतम वेग। तो अब हम देखते हैं वेग के समानुपाती प्रतिरोध के अधीन ऊर्ध्वाधर गति। तो इसमें पहला है, एक कण विरामावस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम से होकर गिरता है जिसका प्रतिरोध उसके वेग के समानुपाती है, इसकी गति की विवेचना करना। ठीक है, देखिए इसकी गति की विवेचना हम लोग करेंगे। एक कण है सब कुछ, जिसको यहाँ पर एक स्थिर बिंदु O से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिराया जाता है।
तो मान लिया कि टी समय पश्चात कण इस बिंदु P पर है जहां OP इक्वल टू x है। तो देखिएगा, माना एक कण को, एक m सेंटी के कण को स्थिर बिंदु O से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिराया जाता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ऐसे माध्यम में गिराया जाता है, ऐसे माध्यम में गिराया जाता है जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है, जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है, जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है। ठीक है ना। माना कि एक m सेंटी का कण है जिसको स्थिर बिंदु O से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ऐसे माध्यम में गिराया जाता है जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है। और फिर मान लिया कि t समय पश्चात कण बिंदु P पर है, तो माना t समय पश्चात कण बिंदु P पर है, माना t समय पश्चात कण बिंदु P पर है जहां OP इक्वल टू x है, जहां OP इक्वल टू x है। ठीक है ना। माना कि t समय पश्चात कण बिंदु P पर है जहां OP इक्वल टू क्या है भाई, x है। अब OP इक्वल टू x हो गया, कण बिंदु P पर कार्यरत बल हम लोग लिखते हैं। तो अब कण बिंदु P पर कण पर कार्यरत बल निम्न है। कण पर कार्यरत बल निम्न है। देखो कण पर कार्यरत बल क्या क्या है, एक तो गुरुत्वाकर्षण जो कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है mg। तो पहला तो हो गया गुरुत्वाकर्षण बल mg, और ये हमेशा होगा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, या इसको आप कण का बार भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। और सेकंड, कण का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो कण नीचे की ओर गिर रहा है तो जो प्रतिरोधी बल है ऊपर की ओर कार्य करेगा, और जो प्रतिरोध है वो आपको दिया हुआ वेग के समानुपाती है। तो वेग के समानुपाती प्रतिरोध है तो प्रतिरोध बल हो जाएगा m kV। तो प्रतिरोधी बल m kV, प्रतिरोधी बल m kV। अब देखो ये क्या होगा भाई, कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है ना, तो प्रतिरोधी बल कार्य करेगा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो ये कार्य करेगा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। अब हम लिखेंगे बिंदु P पर कण की गति का समीकरण सबसे पहले। तो अब बिंदु P पर कण की गति का समीकरण, बिंदु P पर कण की गति का समीकरण निम्न है। देखो कण की गति का समीकरण क्या होगा भाई, बिंदु P पर जो बल होगा, बल को आप जानते हैं द्रव्यमानी द्रुतत्वरण होता है, इसलिए आप इसको लिख देते हैं m, और जो त्वरण है d2x/dt² इक्वल टू, अब होगा कितना देखते हैं भाई। देखो बिंदु P पर दो बल कार्य कर रहे थे, एक तो इसका जो बार है mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, तो एक तो ये आ गया mg और माइनस
दूसरा ये कर रहा था प्रतिरोधी बल MkV, ये कर रहा है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, जबकि कण नीचे की ओर गिर रहा है, तो इसको लगाएंगे माइनस यहाँ MkV। तो समीकरण आपके पास मिल जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू g माइनस kv। तो g माइनस kv आ गया। अब इसके बाद में हल करते देखिए, अब देखिए अपने को करना क्या होता है, इसमें गति की विवेचना करनी है आपको। तो जब भी आपको कण की गति की विवेचना करना है तो सबसे पहले आपको ज्ञात करेंगे कण का अंतिम वेग कैपिटल V, ठीक है। तो माना कण का अंतिम वेग कैपिटल V है, माना कण का अंतिम वेग कैपिटल V है, इसको तो नंबर फर्स्ट कर देंगे। माना कण का अंतिम वेग कैपिटल V है, इसलिए जब स्मॉल v बराबर होगा कैपिटल V के, तो जो त्वरण है d2x अपॉन dt स्क्वायर जीरो हो जाता है ना, अंतिम वेग पर त्वरण क्या हो जाता है, जीरो। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसलिए इसको तो आप जीरो कर देते हैं इक्वल टू j माइनस k, और स्मॉल v का वैल्यू पुट कर दोगे कैपिटल V। तो यहां से कैपिटल V ये आपके पास में आ गया g बटा k, या आप लोग कह सकते हैं कि k इक्वल टू गया g बटा v, और k का मान समीकरण 1 में रखने पर, k का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब k का वैल्यू पुट कर दीजिए भाई समीकरण 1 में। तो देखिए क्या बनेगा, d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू g माइनस kv। तो g माइनस k का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, g बटा v और इनटू स्मॉल v। तो देखिएगा ये अपने पास में आ गया, और इनमें से दोनों में से g आ जाएगा कॉमन, और g कॉमन ले लिया, कैपिटल V एलसीएम हो जाएगा, तो बचेगा कैपिटल V माइनस स्मॉल v, इस प्रकार से हो जाएगा ये। तो ये d2x अपॉन dt स्क्वायर आ गया। अब देखो गति की विवेचना में आपको इसके अलावा क्या करना है। सबसे पहला काम हो गया आपका, क्या करना होता है, गति का समीकरण लिखना है। गति का समीकरण लिख करके उसका अंतिम वेग आपको ज्ञात करना है सबसे पहले, जो कि हमने कर लिया। और अंतिम वेग ज्ञात करने के बाद में इक्वेशन अपने पास में इस प्रकार से आ गया। इसके बाद में हमें लोगों को क्या करना है, देखो आपका ये जो त्वरण है ना d2x अपॉन dt स्क्वायर, इसको अपन dv अपॉन dt भी तो लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ d2x अपॉन dt स्क्वायर को dv अपॉन dt लिख करके v और t में संबंध प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो d2x अपॉन dt स्क्वायर है, इसको आप लिख देते हैं dv अपॉन dt इक्वल टू g बटा v और इनटू कैपिटल V माइनस स्मॉल v, ठीक है। तो इसको जैसे dv अपॉन dt लिखते हैं, इक्वेशन इस प्रकार का आएगा। इसमें अब देखो v और t दोनों में संबंध मिल जाएगा, चरों को पृथक कर लीजिए और समाकलन कर लीजिए। तो चरों को पृथक करें अपन एक बार, तो v को एक साइड करेंगे, v का मतलब स्मॉल v की बात कर रहा हूं मैं, और t को एक साइड करेंगे। ऐसा जब करेंगे तो ये हो जाएगा dv और बटा कैपिटल V माइनस स्मॉल v और इक्वल टू ये बचाएगा आपके पास में g बटा v dt, ठीक है। अब दोनों पक्षों का समाकलन आप लोग कर दीजिएगा। समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dv बटा कैपिटल V माइनस स्मॉल v इक्वल टू इधर से g बटा v अचर है और इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब बताइए इसका समाकलन तो क्या हो जाएगा, dv बटा कैपिटल V माइनस v का लॉग कैपिटल V माइनस स्मॉल v। तो इसका समाकलन ये हो गया लॉग कैपिटल V माइनस स्मॉल v और इक्वल टू g बटा v अचर है, तो ये g बटा v और dt का समाकलन हो जाएगा t और एक अचर हम लोग जोड़ देंगे सपोज c1। अब c1 का मान ज्ञात करना अपने को, तो चूंकि प्रारंभ में जब t का मान 0 होगा तो स्मॉल v भी 0 होगा। तो जब t इक्वल टू 0 है तो स्मॉल v इक्वल टू
जीरो। अब t और v का वैल्यू पुट करके हम c1 का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा ये t जीरो हो गया, v भी जीरो हो गया। इसके बाद में इसको मैं इक्वेशन सेकंड कर देता हूं। t और v का वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये बन जाएगा log। अब इसमें स्मॉल v को जीरो करेंगे तो कैपिटल v बचेगा इक्वल टू, और t का मान जीरो करने पर जीरो इक्वल टू c1। तो c1 का मान आपके पास log v आ गया, c1 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो इक्वेशन आ जाएगा log कैपिटल V माइनस स्मॉल v इक्वल टू j बटा v इंटू टी और प्लस c1। तो c1 का मान आपके पास में आ गया log v। इस log v का पक्षांतरण कर लीजिएगा तो हो जाएगा log कैपिटल V माइनस स्मॉल v माइनस log v इक्वल टू g अपॉन v इंटू टी। इसमें log का प्रॉपर्टी लगा दीजिए तो हो जाएगा log कैपिटल V माइनस स्मॉल v बटा कैपिटल V इक्वल टू g बटा v इंटू टी। तो यहां से t का मान आपको मिल जाएगा भाई t इक्वल टू ये आ जाएगा v बटा g लॉग कैपिटल V माइनस स्मॉल v बटा कैपिटल V। ये तो आपके पास में आ गया भाई कैपिटल t का मान, और इसको हमने कर दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। ये अपने पास में संबंध आ गया v और t में। तो v और t में संबंध आपने ज्ञात कर लिया। किस प्रकार से ज्ञात किया? ये जो d2x अपॉन dt स्क्वायर था इसको dv अपॉन dt लिख करके, तो ये संबंध आ गया। अब इसी संबंध में देखो आगे आपको क्या करना होगा, ये जो स्मॉल v है, स्मॉल v का मान आपको ज्ञात करना है इसको हल करके। तो करते देखो किस प्रकार से करेंगे। इसको हल करके हम स्मॉल v का मान ज्ञात करेंगे। अब यहां से अब स्मॉल v का मान ज्ञात करना है तो इस v बटा g को इधर कर दीजिए एक बार। तो ये हो जाएगा gt अपॉन v इक्वल टू लॉग कैपिटल V माइनस स्मॉल v, लॉग कैपिटल V माइनस स्मॉल v बटा कैपिटल V। अब लॉग हटा दीजिएगा, लॉग हटा देंगे तो ये हो जाएगा e की पावर gt अपॉन v, तो e की पावर gt अपॉन v इक्वल टू इधर से बचा कैपिटल V माइनस स्मॉल v बटा कैपिटल V, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये हो जाएगा v e की पावर gt अपॉन v इक्वल टू कैपिटल V माइनस स्मॉल v। अब स्मॉल v का कर लीजिए पक्षांतरण, तो स्मॉल v का जब पक्षांतरण करेंगे तो स्मॉल v इक्वल टू बचा आपके पास में कैपिटल V माइनस कैपिटल V e की पावर gt अपॉन v। ठीक है, स्मॉल v का मान ज्ञात कर लिया अपन ने। अब देखो जो वेग v होता है इसको हम dx अपॉन dt भी लिख सकते हैं। तो ये जो वेग v है इसको अपन यहां लिखेंगे dx अपॉन dt इक्वल टू कैपिटल V माइनस कैपिटल V e की पावर gt अपॉन v। अब यहां से इसका समाकलन करके x और t में संबंध हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो चरों को पृथक कर दीजिए। इसमें चरों को पृथक करेंगे तो देगा dx इक्वल टू v माइनस v e की पावर gt अपॉन v dt। इसका जैसे ही समाकलन कर देंगे संबंध मिल जाएगा x और t में। तो करते हैं देखिए, इसको भी मैं साफ कर देता हूं एक बार। ठीक है, ये आ गया था तो इसका समाकलन अपने को करना है। तो dx का समाकलन कर देंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू इधर से देखो कैपिटल V तो अचर है और कैपिटल V अचर है तो dt का समाकलन हो जाएगा t माइनस v तो अचर है यहाँ। अब e की पावर gt अपॉन v का समाकलन हम जानते हैं
ए की पावर एक्स का जैसे ए की पावर एक्स ही होता है, तो ए की पावर जे टी अपॉन वी का समाकलन ए की पावर जे टी अपॉन वी ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ टी का गुणांक है जी बटा वी। इस जी बटा वी का आप लोग यहाँ भाग देंगे, जी बटा वी का भाग देंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बटा जी, और प्लस हम एक अचर जोड़ देते हैं यहाँ C2। अब सबसे पहला काम अपना है C2 का मान ज्ञात करना। C2 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए, क्योंकि प्रारंभ में जैसे ही t का मान 0 है तो x का मान भी क्या होगा भाई, 0। तो t का वैल्यू 0 कर दो, x का वैल्यू भी 0 कर दो, C2 का मान आपको मिल जाएगा। तो x को आपने कर दिया 0 इक्वल टू t को कर दिया 0 माइनस वी स्क्वायर बटा जी, और यहाँ पर t का मान 0 करने पर e की पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस C2, यानी कि C2 का मान आपको मिल गया वी स्क्वायर बटा जी, और C2 का वैल्यू पुट कर दीजिए भैया, तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू वी टी माइनस वी स्क्वायर बटा जी e की पावर जे टी अपॉन वी और प्लस C2। तो C2 का मान आपके पास में आ गया वी स्क्वायर बटा जी, तो प्लस ये आ गया वी स्क्वायर बटा जी, तो x इक्वल टू वी टी, और इनमें से दोनों में से वी स्क्वायर बटा जी को अपन कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा यहाँ से 1 और माइनस यहाँ से बचेगा e की पावर जी टी अपॉन वी, शायद इक्वेशन नंबर 4 जो भी है। ये आपके पास में एक संबंध आ गया x और t में, ठीक है। तो देखो अपन ने क्या क्या किया, सबसे पहले अंतिम वेग ज्ञात किया, अंतिम वेग ज्ञात करने के बाद में ये जो d2x अपॉन dt स्क्वायर था इसको हमने dv अपॉन dt लिखा, समाकलन करके संबंध प्राप्त किया v और t में, फिर इसके बाद v को आपने लिखा dx अपॉन dt और उसको समाकलन करके संबंध प्राप्त कर लिया x और t में। अब इसके अलावा ये जो d2x अपॉन dt स्क्वायर है इसको अपन v dv अपॉन dx भी तो लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिख लिया एक बार v dv अपॉन dx, और ये बराबर है g कैपिटल V माइनस स्मॉल v बटा कैपिटल V। अब इसमें चरों को पृथक कर लीजिए, v के पदों को मतलब स्मॉल v के पदों को एक साइड करना है और x के पदों को एक साइड करना है। ऐसा जब करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, v dv और ये बटा में आ जाएगा कैपिटल V माइनस स्मॉल v इक्वल टू, यहां से आपके पास में बचा है g बटा v dx, ठीक है। अब इसके दोनों पक्षों का समाकलन हम लोग कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ v dv बटा कैपिटल V माइनस स्मॉल v इक्वल टू g बटा v dx, ठीक है। अब देखिए इसका समाकलन हम किस प्रकार से करेंगे, ऊपर स्मॉल v है बटा में कैपिटल V माइनस स्मॉल v है, तो इस स्मॉल v के साथ में कैपिटल V जोड़ दीजिए और कैपिटल V घटा दीजिए। ऐसा जब करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, कैपिटल V जोड़ दिया और कैपिटल V घटा दिया तो माइनस v, और ये प्लस स्मॉल v बटा कैपिटल V माइनस स्मॉल v डी इक्वल टू g बटा v dx, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, देखो आपका ये जो कैपिटल V है इसको तो अपन अलग कर देंगे, इसको अलग करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कैपिटल V बटा कैपिटल V माइनस स्मॉल v, और फिर ये वाला जो बचा है इसमें से माइनस कॉमन ले लो दोनों में से, तो ये तो माइनस को तो ले लिया कॉमन, माइनस को कॉमन लेने के बाद में ये बन जाएगा स्मॉल v माइनस कैपिटल V माइनस स्मॉल v बटा कैपिटल V माइनस स्मॉल v, कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा 1 dv इक्वल टू g बटा v dx, ठीक है। अब देखते हैं इसको क्या बनेगा इसका समाकलन, तो सबसे पहले इसका करते हैं अपन v बटा कैपिटल V माइनस स्मॉल v का, जैसे 1 बटा x का करते हो log x हुआ करता है, तो यहाँ पर इसमें देखो कैपिटल V तो अचर है, तो 1 बटा v माइनस स्मॉल v, इसका समाकलन हो जाएगा log कैपिटल V माइनस स्मॉल v और माइनस 1 का समाकलन, 1 तो अचर है ना, तो dv
तो समाकलन आ जाएगा स्मॉल v इक्वल टू जी बटा v, आपके पास में अचर है और dx का समाकलन x है और प्लस एक अचर हमने जोड़ दिया c3। अब देखिए c3 का मान आपको ज्ञात करना है सबसे पहले। तो चूंकि प्रारंभ में जब कण बिंदु O पर है, बिंदु O पर है तो बिंदु O पर तो x का मान भी 0 है और v का मान भी 0 है। अब दोनों का मान 0 0 है तो देखते हैं अब क्या बनेगा आगे। c3 का मान ज्ञात करिए यहां से। तो यहां से हम c3 का मान ज्ञात करेंगे, तो वैल्यू पुट करिए तो यह आ जाएगा कैपिटल V लॉग कैपिटल V माइनस स्मॉल v इक्वल टू x का मान, अच्छा एक मिनट, स्मॉल v को हमने 0 कर दिया तो यहां बचेगा log v, माइनस स्मॉल v को 0 कर दिया और फिर ये 0 हो जाएगा और c3, तो c3 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। c3 का वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा v log कैपिटल V माइनस स्मॉल v इक्वल टू g बटा v या g x बटा v और प्लस c3, तो c3 का मान लिख दीजिएगा v log v, तो c3 का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग v log v, ठीक है। अब इस v log v का हम लोग कर देंगे पक्षांतरण। इसका जब पक्षांतरण करेंगे तो आ जाएगा v log कैपिटल V माइनस स्मॉल v माइनस v log v और माइनस स्मॉल v इक्वल टू जी एक्स अपॉन v। दोनों में से v आ जाएगा कॉमन, तो v को कॉमन लेंगे तो बचेगा log कैपिटल V माइनस स्मॉल v माइनस log v माइनस स्मॉल v इक्वल टू जी एक्स अपॉन कैपिटल V। तो v इसमें log का प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा, log m माइनस log n, हम जानते हैं log m बटा n होता है, तो ये हो जाएगा log m का मतलब कैपिटल V माइनस स्मॉल v और बटा कैपिटल V माइनस स्मॉल v इक्वल टू जी एक्स अपॉन कैपिटल V, या x इक्वल टू, भाई दोनों पक्षों को v बटा g से गुणा करते ही x मिल जाएगा, तो v बटा g से गुणा करेंगे तो जाएगा कैपिटल V स्क्वायर बटा g लॉग कैपिटल V माइनस स्मॉल v बटा कैपिटल V और माइनस इसको जब v बटा g से कर देंगे तो कैपिटल V बटा g और इंटू स्मॉल v। ये अपने पास में एक संबंध आ गया x और v में। तो ये हो गई आपकी गति की विवेचना, जब कण को